नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अपना पक्ष रखा है, क्योंकि भारत से बेल्जियम और यूएस समेत दुनिया के कई देशों ने कुछ जवाब मांगे थे। क्या जवाब देना हमारी जिम्मेदारी थी, इस सारे सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। भारत ने क्या जवाब दिया वो भी चर्चा करेंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि यूएनएचआरसी के अंदर अन्य कौन से मुद्दे थे जिन पर भारत से सवाल जवाब किया गया, और यूएनएचआरसी की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया हमसे सवाल पूछने के लिए एलिजिबल हो जाती है, योग्य हो जाती है। इन सारी बातों को करेंगे। उससे पहले आपके साथ दो सवाल चर्चा किए जा रहे हैं। पहला सवाल है कि कौन से इनमें से भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, किसने दी है, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ साथ दूसरा सवाल है कौन सा देश महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कमेंट बॉक्स में आप इनका जवाब दें। सेशन के अंत में मैं आपके साथ सही जवाब इसका साझा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर कुछ खबरें देख रहे हैं जिनकी कटिंग है कि यूएस बेल्जियम टू क्वेश्चन इंडिया ऑन सीएए माइनॉरिटी राइट्स हेट स्पीच एट यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। ऐसी 8 नवंबर के दिन एक खबर बाहर आई जिसमें यह कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड बेल्जियम समेत कुछ देश भारत से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, माइनॉरिटी राइट्स और हेट स्पीच आदि के बारे में सवाल करने वाले हैं। कहां सवाल करने वाले हैं, आज की प्रक्रिया में हम आपसे चर्चा करेंगे। सिटीजनशिप लॉ टेक्स इनटू अकाउंट करंट ग्राउंड रियलिटी। इंडिया ने अपना जवाब वहां पर प्रस्तुत किया और कहा कि भारतीयों को नागरिकता देने के लिए ही हमने सीएए बनाया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए सीएए नहीं आया था। मैं इस विषय पर आगे बढ़ूं उससे पहले यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी, जिसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। भारत इसका एक्टिव मेंबर है। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 47 सदस्य इसके अंदर हैं और इसके अंदर मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। भारत 2022 से लेकर 2024 के लिए तीसरी बार इसका मेंबर इलेक्ट होकर आया था। ठीक है, यह चीज आपके सामने आ गई। ये यहां का कुछ आंतरिक दृश्य है जहां पर पूछे जाने वाले सवालों को हमने तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने रखा है। क्या थी ये पूरी प्रक्रिया, आइए मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं। साथियों, असल में इंडिया का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड यहां पर एग्जामिन किया जाना था। ह्यूमन राइट रिकॉर्ड एग्जामिन किया जाना से मतलब क्या है कि भारत मानव अधिकार को लेकर के अपने देश में क्या कुछ कर रहा है। अब आप पूछेंगे मानव अधिकार का अर्थ क्या है, मूल अधिकार और मानव अधिकार में मूलभूत अंतर क्या है। देखिए, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, लेकिन मानव अधिकार इंसान से जुड़े हुए वो अधिकार जो पूरी दुनिया में सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल प्रतीत होते हैं। जैसे आपको कहीं पर जाने की पाबंदी लगा दी जाए, आपको किसी प्रकार की बोलने की पाबंदी लगा दी जाए, आपको जबरन पुलिस उठाकर ले जाए, आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध ना कराया जाए, आप जिस देश में रह रहे हैं आपको उस देश से बाहर निकाल दिया जाए, आपके देश में ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा हो, श्वेत अश्वेत का भेदभाव बहुत ज़्यादा हो। ऐसे मुद्दे जो कि एक हर व्यक्ति को, जो कि उसको मतलब किसी देश के अंदर हो या किसी दूसरे देश के अंदर हो, समान रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा भी यूएन के द्वारा निर्धारित है, लेकिन हम सामान्य भाषा के अंदर आपको ये बातें बता रहे हैं। तो दुनिया भर के देशों के अंदर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स के ऊपर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है कि किसी देश ने कितना अच्छे से अपने देश के मानव अधिकारों की रक्षा की। इस रिव्यू की प्रक्रिया को हर देश फील करता है। 193 यूएन के देश हैं, उन सबका नंबर आता है बारी बारी से। जैसे इस बार 14 देशों का नंबर था, और उन देशों के ऊपर अन्य देश उस देश में हो रही प्रक्रियाओं पर अपने सवाल पूछते हैं। ये यूं समझिए कि एक कमरे के अंदर 193 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से हर किसी व्यक्ति से सवाल जवाब करना एक बार में संभव नहीं है, इसलिए बारी बारी सबका नंबर आता है। बारी बारी नंबर आता है का मतलब एक बार 14 देश का नंबर आ गया, फिर अगले 14 देश का नंबर आ गया, ऐसे करके नंबरिंग चल रही होती है और बाकी सब लोग उनसे सवाल पूछते हैं। तो सर एक बार में अगर देखा जाए तो लगभग 13-14 राउंड में ये नंबर फिर से रिपीट हो जाता होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत का नंबर जब से यूएनएचआरसी बना है, क्या अभी तक एक बार भी नहीं आया क्या? आया है। 3 बार भारत का नंबर आ चुका है। कब कब आ चुका है? इस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में भारत का नंबर 2008 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, अब 2022 चल रहा है। यानी लगभग 4-5 साल में एक आध बार भारत का नंबर घूम के आ जाता है। ठीक है,
इस रिव्यू के अंदर हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं बाकी अन्य देशों के द्वारा। कुछ देश सवाल पूछने में इतनी उत्सुकता रखते हैं कि सवाल पूछने की बारी से पहले ही अपने सवाल दाग देते हैं। जैसे नहीं होता कि आपको कल टीचर क्लास में जवाब देगा, आप टीचर से जवाब इंतजार में आने से पहले टीचर की टेबल पर अपने सवाल रख दें। तो ऐसा कुछ बेल्जियम और यूएस ने हमारे लिए किया कि आप सवाल जवाब देंगे तब की तो अगली बात है, पहले ही सवाल सुन लो, हम तो इन चीजों के बारे में आपसे चर्चा चाहते हैं। ठीक है, तो 193 यूएन मेंबर्स के बीच में ये सवाल जवाब होते हैं। यूनिवर्सल, ये पूरी तरह से यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, पीरियोडिक का मतलब आवर्ती, आवर्ती का मतलब बारंबार आने वाला। अभी हो गया, फिर हो सकता है 3-4 साल बाद फिर हमारा नंबर आए, हमसे सवाल जवाब किए जाएं। इन सवाल जवाबों के क्रम में हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान समय में जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन राइट का डेवलपमेंट हुआ है, वो आपके देश में कैसा रहा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, हो सकता है भारत अपना यहां पर कोई जवाब दे दे। जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब भी दिए जाएंगे, लेकिन सवाल पूछने का अर्थ क्या किसी प्रकार की पेनल्टी है क्या किसी को जलील करने जैसा है क्या, लोगों को नीचा दिखाने जैसा है क्या, या बाइंडिंग है क्या कि मैंने नहीं माना तुम्हारी बात को तो क्या मुझे कटघरे में खड़ा कर दोगे या कहीं जेल में डलवा दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब दुनिया के सामने आपकी चर्चा हो, किसी एक मुद्दे को सबके सामने डिस्कस किया जाए, तो आप खुद से आत्मविश्लेषण पर मजबूर हो जाते हैं कि यार दुनिया के देश ऐसा नहीं करते तो फिर हम क्यों करते हैं। चलिए हम भी इस प्रक्रिया को बंद करते हैं, है ना। इस उद्देश्य से, यानी कि एक प्रकार का मोरल सुएशन है ये, यानी आपके ऊपर एक नैतिक दबाव पैदा करने की प्रक्रिया ज्यादा है ये। ठीक है, यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों की एक प्रक्रिया होती है। उनमें से क्या होता है, आपके सामने कुछ सवाल दागे जाते हैं, आप उन सवालों के लिए 2 प्रकार के रिएक्शंस दे सकते हैं। एक तो ये सवाल जिसने पूछा, आपने कहा हाँ मुझे ये सवाल स्वीकार है आपका, मैं इस सवाल पर जरूर कुछ विचार करूंगा। और एक होता है कि मैंने इनको नोट कर लिया है, देखते हैं किस प्रकार की हम इस पर रिएक्शंस दे पाएंगे। तो 2 चॉइसेस जिससे सवाल पूछे जाते हैं उस देश के पास होता है। इस पर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि कोई भी देश इन बातों को सुनने के बाद निश्चित ही कोई निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचेगा। अब सवाल आता है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर रखे जाते हैं, यानी कि देश के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, मान लीजिए कोई देश अपने बारे में गलत क्यों बताएगा। यानी मान लीजिए हम अपने देश के बारे में बात करें, सीएए के बारे में हमसे सवाल पूछा गया, तो भारत सरकार अपना पक्ष कमजोर क्यों रखेगी। भारत सरकार तो अच्छा ही पक्ष रखेगी, बिल्कुल सही है। इसी पक्ष रखने को हम नेशनल रिपोर्ट कहते हैं, यानी हमने अपना पक्ष रखा, वो नेशनल रिपोर्ट है। लेकिन यूएनएचआरसी इतने भी बेवकूफ भी नहीं है, वो सबसे जानकारी इकट्ठा करती है, अपनी खुद की तो एजेंसी से करती ही है, इसके अलावा वो उस देश में रह रहे जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, एनजीओज हैं, उनसे भी जानकारी लेती है कि जरा बताओ भाई क्या चल रहा है, उस देश के अंदर क्या हुआ। उनके माध्यम से भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी 3 प्रकार के स्टेक होल्डर्स हुए। नेशनल रिपोर्ट तैयार की गई, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट एक्सपर्ट एंड ग्रुप से पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अदर स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, इनसे भी जानकारी मांगी जाती है। इन जानकारी के आधार पर यूएन आपको पूरी तरह ग्रिल करता है। टोटल 14 देश की बारी है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबका नंबर आता है। इस बार के देश में जो नंबर आ रहा है, बहरीन का है, इक्वाडोर का है, ट्यूनीशिया का है, मोरक्को का है, इंडोनेशिया का है, फिनलैंड का है, इवन यूनाइटेड किंगडम का है। यानी एक चीज ये अच्छे से समझ लीजिएगा कि सवाल केवल हमसे ही नहीं पूछे जा रहे हैं, हर देश का नंबर आता है तो आएगा। तो यूनाइटेड किंगडम भी आ रहा है, तो इंडोनेशिया भी आ रहा है, तो इंडिया भी आ रहा है, तो ब्राजील भी आ रहा है, पोलैंड भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड भी आ रहा है ना। यानी कि जो देश अपने ह्यूमन राइट के आंकड़ों में बड़े ऊंचे स्तर पर खड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं, क्योंकि हर देश के अंदर कुछ तो मुद्दे होंगे। तो ऐसी स्थिति में सवाल जवाब करना गलत नहीं है। सवाल जवाब में सवाल क्या पूछे जाते हैं वो हमारे लिए चर्चा का विषय है। जैसे हमसे सवाल जो एडवांस में दे दिए गए, उनके अंदर था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पूछा गया कि आपके देश के अंदर जो सीएए पर प्रोटेस्ट हुए उस पर आपकी क्या राय है, आपके अंदर एंटी माइनॉरिटी जैसे कि हिजाब का जो प्रोटेस्ट हुआ देश के अंदर उस पर क्या राय है। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इंडिया से यूएस, बेल्जियम, स्पेन, पनामा, कनाडा, स्लोवाकिया, इन्होंने ट्यूसडे कोई सवाल पूछ लिए थे कि आप बताइए आपके देश के अंदर हिजाब के वायलेशन जो हुआ था, हिजाब बैन जो हुआ था, क्योंकि वो हम मानते हैं, यूएस का उस समय मानना था कि ये वायलेट करता है रिलीजियस फ्रीडम को। यूएस ने अपना स्टैंड दिया था इंडिया के हिजाब रो के ऊपर। हालांकि वही यूएस जब ईरान के अंदर हिजाब का प्रोटेस्ट चल रहा था तब हिजाब ना पहनने वालों का समर्थन कर रहा था। हर जगह अपने अपने हिसाब से वो अपनी पक्ष रखता है। इंटरनेट शटडाउन के ऊपर भी इन्होंने अपने द्वारा बातें कही कि आपके यहाँ पे इंटरनेट बंद होता है। खैर ये सारी बातें यूएन के द्वारा समय समय पर हर देश के साथ चर्चा में ली जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश के साथ जो सबसे संभावित प्रश्न रहे उसमें था कि भाई आप लोग जो
कस्टोडियल क्रूएलिटी होती है, यानी कि जो लोग आपके पास जेल में बंद हैं उनके साथ जो यातनाएं होती हैं उन पर आपका क्या पक्ष है। हालांकि जो इसके लिए कन्वेंशन बना हुआ है, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है, तो हमारे ऊपर फिर से एक मोरल दबाव है कि भारत इस पर साइन करे। कस्टोडियल डेथ हमारे लिए बहुत ही मतलब एक तरह का शर्मिंदगी भरा एहसास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि थानों के अंदर जो है, जिसमें पुलिस थानों में लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, वहां पर भी कैमराज होने चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। भारत की तरफ से जवाब देने पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने भारत की तरफ से अपना एक डेलीगेशन का नेतृत्व किया और ह्यूमन राइट के मुद्दों पर जवाब दिया। जैसे सीएए और हेट स्पीच के मामले में हमने जवाब देते हुए कहा कि हमने किसी भी प्रकार से सीएए लाकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके किसी की नागरिकता नहीं छीनी है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की तो बिल्कुल भी नहीं। अपितु हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू और जो अन्य जो मतलब माइनॉरिटी वहां के हैं, वो हमारे देश में आकर के अगर रहने आते हैं तो उनको सिटीजनशिप देने का हमने यहां पर प्रावधान किया था। तो यह अधिनियम किसी की नागरिकता छीनता नहीं है, अपितु नागरिकता देने वाला है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो भारतीय नागरिकता पा सकेंगे। हमारे यहां पर नागरिकता अधिनियम के तहत पहले 11 साल के अंदर नागरिकता मिलती थी, उस समय को घटाकर 6 साल किया गया है। तो इसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, छीनने का प्रावधान कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से भारत ने यह भी कहा कि आर्टिकल 19 जहां हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी देता है, वहीं अभिव्यक्ति के नाम पर उसका कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध भी है, और हर देश के अंदर यह आजादी है कि वो अपनी तरफ से कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध कर सके, यानी कि जो आवश्यक है वो प्रतिबंध उन पर लगा सके। ठीक है। उन प्रतिबंधों के आधार पर हमने अपनी अपसंप्रभुता और अखंडता का संरक्षण किया है। अगर हमने कहीं पर इंटरनेट बैन किया है तो उसके पीछे के बड़े कारण रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो वो हमने आपके सामने यह सारी बातें रख दी हैं। तो इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत अच्छे से रखा। अब ये सीएए क्या है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस बारे में दे दूं। 11 दिसंबर 2019 को भारत के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित किया गया था, सीएबी पारित किया गया था, जो आगे चलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना। ठीक है। अगर हम इसकी बुलेट पॉइंट्स में बात करें तो 11 दिसंबर को संसद ने इसे एक्ट का रूप दे दिया था। इसके अंदर 3 देशों से आए हुए जो मतलब अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, और यह भारतीय नागरिकता कानून 1955 में संशोधन करके लागू किया गया था। अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। यहां पर 11 साल की अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया था, यानी 6 साल के भीतर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि यूएन के द्वारा देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिसका भारत ने विरोध भी किया था और कहा था कि ये तो आज तक नहीं हुआ, ऐसा आप कैसे कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में आकर यूएन हमारे लिए केस लड़ रहा है। खैर, ये सारी चीजें हैं। इस बीच में देश के गृह मंत्री का जो बयान है, जो पहले से ही वैलिड है, आपके सामने मई 6, 2022 को उन्होंने कहा था कि सीएए जैसे ही कोविड खत्म होगा उसके बाद लागू कर दिया जाएगा। आने वाले समय में देखना होगा कि इसमें सरकार किस प्रकार की राह लेती है। वर्तमान में हमने आपसे शुरुआत में 2 सवाल किए थे, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल आपसे पूछा गया था वो ये है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो अगली साल होने वाली है उसके लिए इंडिया होस्ट करने वाला है। ये 2 सवाल हमने सेशन की शुरुआत में आपसे पूछे थे। इसी के साथ सेशन समाप्त। Use my referral code Ankit10 to avail 10% discount on all type of subscriptions on Unacademy। एक जरूरी जानकारी ये है कि साथियों, आपके लिए 12 नवंबर 2022 शाम 8 बजे एक डिफेंस का चैनल लॉन्च किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी डिफेंस सेक्टर के अंदर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक नया चैनल, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डिफेंस के लिए एकदम प्रॉपर तरीके से जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।